हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। मेरा नाम है गौरव जोशी और हम कर रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में हम ऑलरेडी कार्बोकटायन का एक वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ वो देख लेना। आज हम जो नया इंटरमीडिएट करने वाले हैं वो है कार्बन आयन। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली एक अनस्टेबल स्पीशी को इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, पहले वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्पीशी बनता है जो कि डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। ऐसे अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट्स में आज हम कार्बन आयंस के बारे में पढ़ेंगे। नाम से समझ में आ रहा है कार्ब अनायंस। तो कार्ब मतलब कार्बन, अनायन मीन्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन। सबसे पहले कार्बन आयन के बारे में समझ लेते हैं कि कार्बन आयन होता कैसा है, दिखता कैसा है। सीधी सी बात है, कार्बन आयन बनने के लिए हमारे पास कार्बन से अटैच एक कोई एक्स एटम होना चाहिए। वो एक्स एटम कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो जब उनका हेटेरोलिटिक फिजन होगा, मतलब ऐसा फिजन जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कार्बन के पास चले जाएंगे, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास चले जाएंगे, और ये जो एक्स एटम है ये अपने विदाउट इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन बन के निकल जाएगा, जिससे होगा कि कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि कार्बन के पास उसके खुद के प्लस जो एक्स एटम ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया कार्बन के पास वो नेगेटिवली चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार्बन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बन है ये एक टेट्रावैलेंट स्पीशी ट्राईवैलेंट स्पीशी हो गई। पहले टेट्रावैलेंट थी, अब ट्राईवैलेंट, क्योंकि 3 ही बॉन्ड है। टोटल अगर हम काउंट करें तो इसके आसपास लगभग 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये sp3 हाइब्रिड, दैट इज पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है, जिसका डायग्राम कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब ये जो ज्योमेट्री है ये अमाइंस में जो नाइट्रोजन की ज्योमेट्री होती है उससे समवट मिलता जुलता है, जिसमें अमाइंस में नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड होते हैं। ये लोन पेयर जो होते हैं ये कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी बना देते हैं, जो कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट को रिएक्टिव बनाता है। उसके अलावा कार्बन की एक और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp2 हाइब्रिड, और ये हाइब्रिडाइजेशन तभी देखने मिलती है जब हमारा रेजोनेंस उस कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये कार्बन आयन्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जब भी कार्बन आयन बनेगा तो वो कौन सा कार्बन आयन बनेगा ये डिपेंड करेगा कि वो कार्बन आयन कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन उतना ईजिली फॉर्म होगा और रिएक्शन भी उतना फास्ट होगा। अभी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले कुछ रूल्स हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिज्म दैट इज रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, क्रॉस कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एंड एक और है जिसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन थ्रू नॉन एडजेसेंट पाई बॉन्ड। इनको एक एक को डिटेल में समझते हैं कि कैसे ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। हमें पता है कि कार्बन जो कार्बन आयन में प्रेजेंट होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है। इसका मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो कार्बन के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो ऑब्वियसली कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो सीधी सी बात है, वो स्टेबिलिटी को कम करेगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक बेसिक एग्जाम्पल है कार्बन आयन्स के केस में। ये हमारा टर्शरी कार्बन आयन है, ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, ये प्राइमरी कार्बन आयन है और ये मिथाइल कार्बन आयन है। हमें पता है जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, दैट इज माइनस आई प्लस आई इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे कार्बन आयन वाले कार्बन पे तो ऑब्वियसली वहाँ पर नेगेटिव चार्ज उतना बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, एंड हेंस टर्शरी जो कार्बन आयन होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा। अब इसका अपोजिट हमें देखने मिलता है कार्ब कटायंस के केस में, क्योंकि कार्ब कटायंस में कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उस पर प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को और डेफिशिएंसी को कम करेंगे, एंड हेंस वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वो अपोजिट काम करता है एज कम्पेयर टू कार्ब कटायन। उसके अलावा अगर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जो कि ज़्यादा एस कैरेक्टर वाला है। हमें पता है एस कैरेक्टर डिपेंड करता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि वहाँ पर उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है और यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ जाती है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, वेरेज जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद नहीं करेंगे, एंड हेंस sp3 हाइब्रिड कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू sp2 पे थोड़ा सा स्टेबल होगा और sp पे हाईली स्टेबल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फील्ड इफेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं इसी में, कि फील्ड इफेक्ट यानी अगर कार्बन अनायन कहीं पर फॉर्म हो रहा है और उसके एडजेसेंट कोई एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये CH2 नेगेटिव चार्ज वाला है और उसके बाजू में नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से ये कार्बन अनायन जो है ना हाईली स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है मेसोमेरिज्म, दैट इज रेजोनेंस। मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस हमको पता है क्या होता है बेसिकली, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज हो जाएगा थ्रू पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स यानी
जहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा, तो नेगेटिव चार्ज एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र होता रहेगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि मेसोमेरिज्म तभी होगा जब प्लेनारिटी होनी चाहिए, दैट इज़ जो कार्बन आयन है वो प्लेनर कार्बन आयन sp2 हाइब्रिड वाला कार्बन आयन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे पास एक CH2 है, दैट इज़ बेंजाइलिक कार्बन आयन है। इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर हमको 4 स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे रेजोनेंस वाले। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि इसके एडजेसेंट में एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, बट यहाँ पर सिर्फ हमको एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही होगा, एंड हेंस ये यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है बस, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो जहाँ आपको रेजोनेंस होता हुआ दिख रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब एक और चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बेंजाइलिक कार्बन आयन है, उसके बाजू में एक साइनाइड वाला कार्बन आयन है। इसमें जो CH2 जिस पे कार्बन आयन है उसके बाजू में एक साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको पता होगा कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया होता है नाइट्रोजन के साथ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में, और ये पाई बॉन्ड कार्बन का नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आने वाला है ड्यू टू रेजोनेंस। अब यहाँ पर हमको क्या दिखेगा कि ऑल्दो यहाँ पर हमको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर शायद 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, बट स्टिल यहाँ पर रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आया है, और जब भी नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्रेजेंट होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन को रखने की ताकत ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर ड्यू टू दिस चार्ज स्टेबलाइजेशन ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो कार्बन आयन है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हमारा बेंजाइलिक कार्बन आयन। नेक्स्ट चीज़ आती है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक तरीके का बॉन्डिंग है जो कि खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना होता है। ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी देखते हैं। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है? पहली बात तो प्लेनर कार्बन आयन्स में देखने को मिलती है बैक बॉन्डिंग। उसके अलावा हमारे पास कार्बन से अटैच एक हेटेरो एटम होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, जिसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होनी चाहिए। तो मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल यानी एटलीस्ट उसके पास एक 3D ऑर्बिटल होनी चाहिए। और 3D ऑर्बिटल्स किन के पास होती है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि CCl3 इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और CF3 इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, कौन सा वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो आइडियली हमको ऐसा लगता है कि कार्बन के ऊपर अगर फ्लोरीन है 3, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से खींच लेंगे, एंड हेंस कार्बन का नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये लोग कार्बन से उतना इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो CCl3 है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू CF3, और इसका कारण है बैक बॉन्डिंग। अगर आप क्लोरीन को देखें तो उसके लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3p5 है। फ्लोरीन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 2p5 है। इसका मतलब 3p अगर है तो ऑब्वियसली 3d भी होगा, जो कि एम्प्टी होगा। अगर ये 2p है तो इसमें 3d होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, 3d हायर एनर्जी वाला है, यहाँ पर नहीं होगा। इस वजह से ये जो कार्बन है ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये क्लोरीन के जैसे कार्बन के पास एक लोन पेयर जैसा नेगेटिव चार्ज था, तो ये कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोरीन के, दैट इज जो एक्स एटम है, जो भी हेटेरो एटम है, यहाँ पर क्लोरीन मान लेते हैं, क्लोरीन के खाली डी ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। एंड सिंस यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 3 बार ट्रांसफ़र हो सकता है, एंड हेंस यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास बैक बॉन्डिंग के लिए ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको देखने नहीं मिलेगा बैक बॉन्डिंग। हेंस CCl3 वाला नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इज मोर स्टेबल। एक और एग्जांपल अगर हम आप इसका ले लें तो जैसे कि CH2 के साथ में SH है और CH2 के साथ में OCH3 है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कौन से वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग वाला फंडा काम करेगा। जो सल्फर होता है उसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p4 होता है, ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p4 होता है, एंड हेंस ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल नहीं रखता है, इस वजह से यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो कार्बन आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। नेक्स्ट चीज़ आती है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्जुगेशन मतलब एक तरीके से रेजोनेंस होगा, और क्रॉस यानी जो हमारा कार्बन आयन है उसको छोड़ के कहीं और से रेजोनेंस होगा। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जो कार्बन आयन फॉर्म होता है उसके बाजू में रेजोनेंस पॉसिबिलिटी है, मतलब ये कार्बन आयन जो है स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू। तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाना चाहिए था, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये हमारा रेजोनेंस होना चाहिए था, जिसकी वजह से कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा। बट सिंस ये C डबल बॉन्ड O के साथ में एक और G ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है,
अब ये लोन पेयर वाला ग्रुप जो है ना, ये भी रेजोनेंस कर सकता है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में। तो एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा डबल बॉन्ड बन के, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज बन के। इसकी वजह से यहाँ पर हमको चार्ज सेपरेशन देखने को मिलता है। इसकी पॉसिबिलिटी होने की वजह से यहाँ पर ये जो रेजोनेंस है ये थोड़ा कम हो जाएगा, और जब ये रेजोनेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो अगर कार्बन आयन के साथ में कोई एक क्रॉस कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पर कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जो कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, ना कि बढ़ाएगा, थ्रू रेजोनेंस। तो इसमें कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि क्रॉस कॉन्जुगेशन कर सकते हैं और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो उसका एक ऑर्डर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि क्लोराइड, अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में यहाँ पर जी की जगह पे Cl लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, असाइल क्लोराइड ग्रुप बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ Cl। तो असाइल क्लोराइड जो होते हैं वो बहुत ही कम रेजोनेंस, मतलब बहुत ही कम क्रॉस कॉन्जुगेशन करते हैं। एल्डिहाइड, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसकी भी क्रॉस कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो ये एक ऑर्डर है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन कहाँ पर कितना पॉसिबल है, किस ऑर्डर में। अगर यहाँ पर जी की जगह अमाइड है, दैट इज NH2 है, तो अमाइड बन जाएगा। ये तो कभी कार्बन आयन को बनने ही नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, ये इतना ज़्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन करता है। अगली बात आती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जैसे हमको पता है कि अगर कार्बन आयन बनने से वहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है तो वो कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रेजोनेंस बन रहा है, यहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। जब एरोमेटिक नेचर आ जाएगा किसी कंपाउंड में ड्यू टू कार्बन आयन का फॉर्मेशन, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एरोमेटिक नेचर कार्बन आयन की स्टेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। लेकिन याद रखना बच्चे लोग, एरोमेटिक स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो एंटी एरोमेटिक बनने से कार्बन आयन अनस्टेबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीलोकलाइजेशन थ्रू नॉन एडजेसेंट पाइल बॉन्ड। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक अजीब सा कंपाउंड है, नाम वाम में कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है। जनरली अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बीटा हाइड्रोजन थोड़े से कम एसिडिक होते हैं। बट यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो निकल नहीं पाएगा H+ बन के, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है, और ब्रिज हेड पोजीशन की जो ज्योमेट्री होती है काफ़ी स्टिफ होती है। तो यहाँ पर कार्बन आयन बनने के बाद जो ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं हो पाएगी, एंड हेंस यहाँ पर कार्बन आयन फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ से बीटा कार्बन जो है ना वो निकलेगा H+ आयन बन के। जब ये H+ आयन बन के निकल जाएगा तो हमको यहाँ पर एक कार्बन आयन देखने को मिलता है। अभी जो कार्बन आयन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए नॉन एडजेसेंट यानी बाजू वाला नहीं, बाजू वाले के बाजू वाला, तो ये है एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट यानी बाजू वाली पोजीशन, और एडजेसेंट के बाजू वाली ये पोजीशन है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाता है, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के साथ में बॉन्ड बनाने के काम आता है। तो होगा क्या, यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाने के काम आ जाएगा, और यहाँ पर हमको एक रिंग फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कार्बन आयन जो है अब स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉन एडजेसेंट पाई बॉन्ड के साथ में बॉन्ड बना के। अब ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने देखे, हमने यहाँ पर डिटेल में नहीं गए, क्योंकि जब हम और दूसरे रिएक्शंस को पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। अब ये स्टेबिलिटी को अगर आप समझ जाएंगे तो आगे जाके आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में समझने में आसानी होगी कि कैसे कोई कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है और क्यों फॉर्म हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये कार्बन आयन फॉर्म होते कैसे, मतलब कितने पॉसिबल रिएक्शंस हैं, कितने पॉसिबल जगह हैं जहाँ पर ये कार्बन आयन फॉर्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस, बेसिक एग्जांपल, जिसमें कि हमारे पास एक एक्स एटम होगा कार्बन से अटैच्ड, होगा ये कि ये पाई बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ जाएंगे, और ये एक्स एटम जो है ना ये निकल जाएगा। इसका मतलब एक्स जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, साथ के साथ में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना वो कार्बन से कम होनी चाहिए। अब ये दो कंडीशंस एक ही जगह पे सेटिस्फाई होती हैं, और वो है हाइड्रोजन। बाकी कोई लिविंग ग्रुप कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ऐसा नहीं होता है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई हाइड्रोजन अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड है कार्बन का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो CH बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका जो pKa वैल्यू है वो 40 के आसपास होता है। अब pKa वैल्यू जो होता है बच्चे लोग, ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है। जितना ज़्यादा ये वैल्यू होगा मतलब एसिड उतना कम डिसोसिएट करेगा। जितना pKa का वैल्यू कम होता है मतलब वहाँ से एसिड H+ आयन जल्दी निकलेगा, डिसोसिएशन उतना जल्दी होगा। तो हाई वैल्यू होने की वजह से यहाँ पर डिसोसिएशन बहुत कम है, तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पर प्रोटोनेशन देखने को मिले। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। ऐसा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक फॉर्म में हो, कार्बन से जल्दी डिटैच हो जाए, प्रोटोनेशन आसान हो जाए। अब वो तभी पॉसिबल है जब इस कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कार्बन के ऊपर कुछ ऐसे एक्स और वाई एटम्स अटैच हो जो कि इस कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। भाई जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन
ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन उतना पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और H+ बन के जल्दी निकलेगा। अब ये X और Y ग्रुप जो होंगे जो CH2 के साथ में अटैच होंगे, ये कौन से पॉसिबल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दे रखी है कि ये पॉसिबल ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेंगे और हेंस कार्बन की एसिडिटी, जो एसिडिक हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है उसको बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा। बट हाइड्रोजन निकलेगा H+ आयन बन के, ये तभी पॉसिबल है जब वो किसी बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा हो, क्योंकि H+ आयन जाएगा तो किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली किसी बेस के पास जाएगा, बेस ही आके H+ आयन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हमें यहाँ पर एक बेस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बेस। अब ये बेस जो इस्तेमाल करेंगे उसकी चॉइस डिपेंड करती है कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कितनी है, हमको प्रोडक्ट कैसा चाहिए। तो कुछ बेसिस हैं यहाँ पर जो हम जनरली यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक टाइप के बेसिस, डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन कैसा चल रहा है। तो जब आप कार्बन आयन के जो रिएक्शंस देखेंगे और जैसे जो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कार्बन आयन फॉर्म होता है, तो वहाँ पर आपको ये बेसिस देखने मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखी है, आप नोट कर सकते हैं। ये लिस्ट में जो बेसिस हैं ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। अब बारी आती है कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कार्बन आयन फॉर्म कर सकें। तो एक न्यूक्लियोफाइल एडिशन, जैसे हम एक न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड के ऊपर, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड को पुश कर देगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पर हमको एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। अगेन अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी अल्काइल हैलाइड कार्बन आयन फॉर्मेशन में काम आते हैं। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखते हैं, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड दैट इज अल्काइल हैलाइड में Mg ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप होता है। तो जब भी रिएक्शन होगा तो आपको दिखेगा कि ये जो R है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, यानी एक कार्बन आयन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि कार्बन आयन्स जो हैं उनके रिएक्शंस किस टाइप के होते हैं। पहला, कार्बन आयन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर सकता है, मतलब वो जाके ऐड हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का फॉर्मेशन, कंडेंसेशन तो डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। एल्डोल का फॉर्मेशन जो होता है वो एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है जिसमें कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। समझने के लिए मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आपको पता है कि एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, कैसे बनता है। मैं यहाँ पर एल्डोल नहीं समझाऊंगा, सिर्फ उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। तो अगर आपने एल्डोल नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार एल्डोल वाला रिएक्शन देख लो, 12वीं में की किताबों में मिल जाएगा आपको। हमारे पास एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कौन सा वाला लेंगे, ऑब्वियसली जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वरना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो कार्बन आयन फॉर्म कैसे होगा। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो हमारे पास अल्फा कार्बन पे कई सारे हाइड्रोजन हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर हम एक बेस का इस्तेमाल करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो एल्डोल रिएक्शन होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, डाइल्यूट बेस, NaOH, KOH, ऐसा कोई भी बेस। ये जो बेस है क्या करेगा, बेसिकली इस अल्फा हाइड्रोजन को, ये CH3 पे जो हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एक CH2- यानी एक कार्बन आयन। अब ये जो कार्बन आयन है ये जाके दूसरे एल्डिहाइड के जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा, हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है वो ऐसा होता है कि कार्बन हल्का सा पॉजिटिव होता है। तो ये CH2 जाके इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो हमको बॉन्ड देखने मिलेगा CH2 और ये C डबल बॉन्ड O के बीच में कुछ ऐसा कंपाउंड हमको देखने मिलेगा। तो ये CH2 ने क्या किया, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ में यहाँ पर ऐसा बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये बन गया हमारा एल्डोल, दिस इज आवर एल्डोल। इस एल्डोल के फॉर्मेशन में हमने देखा कि ये कार्बन आयन का इंटरमीडिएट स्पीशी बनता है। इसके अलावा और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर एडिशन रिएक्शन में आपको कार्बन आयन फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, जैसे परकिंस रिएक्शन, क्लेसन कंडेंसेशन एंड ऑल। अब ये रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सिमिलर चीज़ें होते हुए दिखेंगी, बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट हम एलिमिनेशन रिएक्शन में भी देखते हैं कार्बन आयन का फॉर्मेशन। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के ऊपर 2 अल्काइल इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक ब्रोमीन है। होगा क्या, अगेन हम एक बेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम इथॉक्साइड आयन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करेगा, जाके अगेन जो भी हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है हम उसको सब एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पर CH2 से इसलिए एब्स्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन आयन फॉर्म होगा वो एक बेंजाइलिक कार्बन आयन फॉर्म होगा, और बेंजाइलिक कार्बन आयन हमको पता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल होते हैं। तो यहाँ से H+ आयन निकल जाएगा, जिससे कि मुझे CH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है बाजू वाले कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड बनाने के काम आएगा, और ये जो ब्रोमीन है बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चल पड़ेगा, क्योंकि अब CH2 ने बाजू वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकला और एक हैलोजन निकला। तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या मैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दूँ, ये एक डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हो गया, जिसमें इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा है वो एक कार्बन आयन है, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा स्टाइरीन, क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन के ऊपर C डबल बॉन्ड C स्टाइरीन। ये जो स्टाइरीन है ये हम पॉलीमर में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनाने के काम आता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा पॉलीमर है जो हम स्टाइरीन से बनाते हैं। अगला एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। एक कॉमन एग्जांपल जो रेफरेंस बुक्स में मिल जाता है वो है ये डाइथाइल मैलोनेट। इसमें जो CH2 है ये काफ़ी एसिडिक है,
उसका कारण आपको पता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को एसिडिक बना देंगे। अब यहाँ पर मुझे डालना क्या है, एक बेस डालने के बाद आप प्रोसेस आपको पता है, हाइड्रोजन निकल जाएगा, मुझे मिलेगा एक कार्बन आयन। अभी जो कार्बन आयन है इसके ऊपर मैं कोई भी एक अल्काइल हैलाइड ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर उसकी जगह पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया। ऐसा एक और एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है जब हम अल्काइंस बनाते हैं, टर्मिनल अल्काइंस हम जब बनाते हैं ना, तो उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाते हैं टर्मिनल अल्काइंस में। जैसे मेरे पास एक एस्टिलीन का मॉलिक्यूल है, उसमें मैंने NH2 जो कि एक बेस का काम करता है, NH2- उसको ऐड किया, तो वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा, क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हेंस एसिडिटी बढ़ेगी उस हाइड्रोजन की। तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है जो कि एक कार्बन आयन है। इसमें जब हम एक अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से कार्बन की लेंथ को बढ़ाएगा। तो ये अल्काइंस का जब प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर टर्मिनल अल्काइल्स बनाते वक्त हम ये सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। हमने कार्बन आयन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिया, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ें तो बेटर है, ताकि हमको कार्बन आयन का एक आइडिया मिल जाए। अगर आपको कार्बन आयन समझ में आया तो आप इसके आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में दूसरे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है जिनमें कार्बन आयन फॉर्म होता है उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।